हेलो फ्रेंड, आज हम लोग चैप्टर 1 का अगला सेशन का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। जिस टॉपिक का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, है ना। आज हम लोग रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया पर, है ना, विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि रिसोर्स जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को रिसोर्सेज के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसकी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रिसोर्सेज का प्लानिंग किस तरह से हो, खासकर इंडिया जैसे देश में जहाँ पर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं है। ऐसे भी रिसोर्सेज जो है जनरली जो है नेचुरल होते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में रिसोर्सेज का प्लानिंग होना ज़रूरी है, ताकि जो है वह हर क्षेत्रों के विकास में भागी बन सके। रिसोर्स प्लानिंग जो इंडिया का है उसमें 3 पहलू है ना। या किसी भी कंट्री में अगर रिसोर्स प्लानिंग होता है तो उसको इन 3 पहलू को ध्यान में रखकर प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। पहला है आइडेंटिफिकेशन, है ना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है रिसोर्स को चिन्हित करना, है ना, उसका सर्वे करना, मैपिंग करना, है ना, उसके क्वालिटी क्वांटिटी, है ना, उसके बारे में विशद जानकारी प्राप्त करना। आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत वह सारे पहलू आते हैं जो रिसोर्स के पहचान के लिए आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वह प्लानिंग अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, है ना। अब हर देश का अपना अपना टेक्नोलॉजी होता है। हर देश में रिसोर्सेज का जो स्थिति है वह भी अलग है। कहीं कोई रिसोर्सेज बहुत ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में है ना। वैसी स्थिति में अगर रिसोर्स प्लानिंग में टेक्नोलॉजी का ध्यान रखा जाए, देश का जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास किस हद तक हुआ है, और उस टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर हम रिसोर्सेज का प्लानिंग करें तो वह फ्रूटफुल हो सकता है। हमारा टेक्नोलॉजी कहाँ तक सक्षम है, हमारा देश जो है उस प्लानिंग के अंतर्गत इंस्टीट्यूशन का निर्माण कहाँ तक किया है, और स्किल डेवलपमेंट का काम कितना ज़्यादा हुआ है, और हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वह कितना स्किलफुल हैं, उसके आधार पर अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो रिसोर्स प्लानिंग के दिशा में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा जा सकता है और रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है, सस्टेनेबल तरीके से किया जा सकता है और उसे भविष्य के लिए बचा के रखा भी जा सकता है। तीसरा जो पहलू है इसका मैचिंग विथ नेशनल डेवलपमेंट। रिसोर्स प्लानिंग ऐसा होना चाहिए जो नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रतिकूल प्रभाव नहीं करे या फिर उसके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। नेशनल डेवलपमेंट का बहुत सारा प्रोग्राम होता है, पहलू होते हैं, तो रिसोर्स प्लानिंग भी उन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। इन 3 पहलुओं के आधार पर रिसोर्स प्लानिंग संभव है और इसके आधार पर रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सकता है, वह ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है और वह पर्यावरण के लिए भी जो है फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से भारत में रिसोर्स प्लानिंग की स्थिति क्या है और किस पर फोकस किया गया है उसके बारे में हम लोग देखें। अब अगला टॉपिक आपका है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम सभी जानते हैं जो रिसोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसका इस्तेमाल भी बहुत जुडिशियस तरीके से होना चाहिए। यह रिन्यूएबल और रीरिन्यूएबल दोनों तरह के होते हैं, परंतु कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत आते हैं और उनका निर्माण में बहुतों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। वैसी स्थिति में रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंतर्गत इसके कॉज पर ध्यान देते हैं, जो कंजर्वेशन की आवश्यकता क्यों है ना। भारत जैसे देश में रिसोर्सेज का भंडार है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं है ना। कोई क्षेत्र कोई राज्य रिसोर्सेज से भरे पड़े हैं, जबकि दूसरा राज्य जो है किसी खास प्रकार के रिसोर्सेज से पूरी तरह वंचित है। मान लेते हैं झारखंड में कोयला और लोहा का भंडार है, परंतु दूसरे अरुणाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। तो अगर कंजर्वेशन करते हुए सही तरीके से प्लानिंग करके उसका इस्तेमाल नहीं किया जाए तो इसका विकास जो है पूरे देश के विकास को प्रभावित कर देगा। किसी एक क्षेत्र के विकास होने से देश का विकास संभव नहीं है। इसके अंतर्गत विभिन्न विचारकों का भी अलग अलग मत है और सारे विचारक रिसोर्स प्लानिंग और कंजर्वेशन पर फोकस करके विभिन्न प्रकार के जो है फिलॉसफी दिए हैं, जिसमें गांधीयन फिलॉसफी पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ था। और गांधी फिलॉसफी में क्या है, गांधी जी के द्वारा कंजर्वेशन के क्षेत्र में यह विचारधारा दी गई जो उत्पादन जो हो
वह मास लेवल पर नहीं हो, मतलब रिसोर्सेज का कंजम्पशन जो हम लोग करते हैं, उसका जो निष्कर्षण करते हैं और उससे जो प्रोडक्शन करते हैं वह मास लेवल पर होता है और चंद लोगों के मुट्ठी में वह सारे रिसोर्सेज सीमित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में देश में सोशियो इकोनॉमिक जो है विषमता पैदा हो जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और कुछ गरीब हो जाते हैं। कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है, विकास में आगे बढ़ जाता है, और कोई जो क्षेत्र बिल्कुल जो है पीछे चला जाता है। तो गांधीयन फिलॉसफी के अनुसार उत्पादन जो है वह मास लेवल पर नहीं होना चाहिए, बल्कि मास लोगों, अत्यधिक लोगों के द्वारा उत्पादन होना चाहिए, है ना। यह जो है अमीरी और गरीबी के खाई को, सोशियो इकोनॉमिक जो डाइवर्सिटी है, सोशियो इकोनॉमिक जो डिफरेंसेज है, उसको पाटने का काम करेगा। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर पहली बार क्लब ऑफ रोम के द्वारा 1968 में वैश्विक स्तर पर इस तरह के विचार दिए गए, जिसके अंतर्गत कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पर फोकस किया गया। यह क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो 1968 में जो विचारधारा है वह भी गांधीयन फिलॉसफी से प्रभावित था। उसके अंतर्गत भी उन्होंने फोकस किया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत, है ना, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना चाहिए और रिसोर्सेज के कंजर्वेशन पर पूरी तरह से समानता के साथ विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इसी गांधीयन फिलॉसफी से प्रभावित होकर ही एक जो फिलॉसफर थे सुमाचर, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की, है ना, जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। जिस तरह गांधीयन फिलॉसफी के द्वारा यह बताया गया, जो उत्पादन जो है मास लेवल पर नहीं होना चाहिए, बल्कि मास के द्वारा उत्पादन होना चाहिए। इसी आधार पर उन्होंने बताया जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और उसमें उन्होंने फोकस किया जो रिसोर्सेज का जो बर्बादी होता है वह मास लेवल के उत्पादन से होता है ना। आए दिन अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम लोग इस उदाहरण को देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ आसानी से बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाता है तो हम लोग उसका मिसयूज करने लगते हैं, वह अपनी उपयोगिता खो देता है। उसी तरह रिसोर्स के साथ भी है, जो रिसोर्सेज आसानी से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं उनका जो है बहुत ज़्यादा डिप्लेशन होता है और मिसयूज भी बहुत ज़्यादा होता है, उसका जुडिशियस इस्तेमाल नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी से संबंधित ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है 1987 में आया, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर, है ना, पूरे दुनिया के जो प्रमुख देश थे उनको आह्वान किया गया कि हम लोगों को अपना एक कॉमन फीचर जो है सेट करना चाहिए, है ना। संसाधन हर देश में अलग अलग है, लेकिन सबों का एक कॉमन फीचर होना चाहिए जिसके आधार पर रिसोर्स का कंजर्वेशन किया जाना चाहिए। ठीक है, और उसी के आधार पर फर्स्ट अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था, वह जो है प्रस्तावित हुआ और उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर देते हुए विकास को आगे बढ़ाने की बात की गई। तो यह सारी जो स्थितियां बनी वह सभी रिसोर्स के कंजर्वेशन के लिए बनी, है ना। रिसोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिसोर्सेज के बिना कोई देश का उन्नति संभव नहीं है, मानव मात्र का विकास और जीवन कुछ भी संभव नहीं है रिसोर्सेज के आधार में बिना, है ना। इसलिए यह सारे कंजर्वेशन के लिए ही सारे चीज़ें, है ना, गठित किए गई और अंततः फर्स्ट अर्थ समिट जो 1992 में हुआ वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरी तरह से, है ना, पूरे दुनिया में लागू करने का एक सफल प्रयास था। ठीक है, तो रिसोर्स कंजर्वेशन और प्लानिंग, इस दो टॉपिक को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। इसमें अगर किसी को कोई परेशानी होगी तो वह जो है अपना प्रॉब्लम रखेंगे, उसको सॉल्व किया जाएगा। अगला टॉपिक है आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है, सारे रिसोर्सेज का जो जड़ है, जननी है, वह लैंड रिसोर्सेज है। लैंड रिसोर्सेज पर ही जितने भी रिसोर्सेज हैं सभी आधारित होता है। सारी ह्यूमन एक्टिविटी जो है, जितने तरह की ह्यूमन एक्टिविटी है वह सभी लैंड रिसोर्सेज पर आधारित है ना। इसका विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है, चाहे वह इकोनॉमिक हो या फिर सोशल हो या फिर किसी तरह का जो प्रयोग है वह सब लैंड रिसोर्सेज पर ही आधारित है। भारत में लैंड रिसोर्सेज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत का क्षेत्रफल 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें भारत में जो है 3 तरह के जो है रिलीफ फीचर पाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण पार्ट अदा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है वह मैदानी भागों का है। ठीक है, तो भारत का लगभग जो है
43% जो भाग है वह प्लेन का है ना, जिस पर विभिन्न प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री का निर्माण होता है, अर्बेनाइजेशन की प्रक्रिया होती है, विभिन्न प्रकार के जो स्थितियां हैं वह मैदानी भागों में होता है। इन मैदानी भागों का जो निर्माण हुआ है वह मुख्य रूप से 3 प्रमुख नदियों के कारण हुआ है ना, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। इन तीनों नदियों के संयोग से है ना भारत के मैदानी भागों का निर्माण हुआ है, जो एलुवियल प्लेन के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर भाग जो है वह एलुवियन प्लेन का आता है। दूसरा जो मतलब इसका पार्ट है वह माउंटेनस पार्ट है, जो लगभग जो है 30% है ना। भारत के लैंड रिसोर्सेज में माउंटेन की स्थिति जो है वह 30% की है। इसमें मतलब बहुत सारे पेरिनियल रिवर जो है ओरिजिन करते हैं, है ना। पेरिनियल रिवर वैसे रिवर को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति ग्लेशियर से होती है और जिसमें सालों भर बरसा पानी रहता है। नदियां 2 तरह की है, पेरिनियल रिवर और बायनियल रिवर। बायनियल रिवर सीजनल रिवर होता है, वर्षा ऋतु में उसमें पानी होती है, उसके बाद उसमें पानी कम जाता है अथवा सूख जाता है हाँ। लेकिन पेरिनियल रिवर जो है उसमें सालों भर पानी रहता है, क्योंकि उसका ओरिजिन जो है वह माउंटेन से होता है, ग्लेशियर से होता है। तीसरा जो रिलीफ फीचर है भारत का है ना वह प्लेट्यू का है। इसका परसेंटेज जो है 27% है ना। यह विभिन्न प्रकार के मिनरल्स के लिए है ना स्टोर हाउस के रूप में काम करता है। ठीक है, तो भारत में यह जो पाई चार्ट है यह प्रदर्शित करता है कि किस तरह से भारत के मैदानी भाग का मतलब पार्ट जो है 43% है इसके कुल क्षेत्रफल का, 30% माउंटेन का पार्ट है और 27% जो है वह प्लेट्यू का क्षेत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज आप लोग लैंड रिसोर्सेज के बारे में, इसके यूटिलिटी, इसका जो है पैटर्न के बारे में देखें। अगले सेशन में हम लोग इससे आगे विभिन्न प्रकार के जो लैंड रिसोर्सेज है जैसे सॉइल रिसोर्सेज और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई दिक्कत हो वह कमेंट बॉक्स में लिखें और उसके लिए जो है अगले सेशन में आपको उसका सॉल्व किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।